हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है सर आपका वीजी स्टडी हब में। हम पढ़ रहे हैं एफएसएम प्रैक्टिकल एमसीक्यूज। ठीक है, एफएसएम प्रैक्टिकल एमसीक्यूज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट में हमने लेवरेज पढ़ लिया था। ठीक है, पार्ट 4 में आपका स्वागत है सर। आई होप आपने पिछले तीनों पार्ट्स मेरे देख लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा सर आपको अब, क्योंकि चीजें समझने के बाद और मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, तो पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के जो थेरीज हैं उनके फॉर्मूलेस। पहले थेरीज को समझेंगे कि वो थेरी क्या कहती है, उसके अजम्पशंस क्या थे, उसका डायग्राम क्या था। सब मैं जितना थेरी कवर कर पाया, थेरी भी साथ साथ में कवर कर रहा हूं, और उसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल एमसीक्यूज पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इसको भी लगभग 1 घंटा लग ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फटाफट वीडियो लाइक कर दो, बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अब सबसे पहले मैं आपको थेरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं, थेरी समझा देता हूं कि कैपिटल स्ट्रक्चर थेरीज अगर आप पढ़ोगे, ओवरऑल 4 थेरीज हैं। ठीक है, पहला है एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। सेकंड है एनओआई, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। थर्ड है ट्रेडिशनल अप्रोच, और फोर्थ है एमएम अप्रोच, मोडिग्लानी मिलर अप्रोच। क्लियर है? इसमें से 2 थेरी कहती हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है का मतलब है कि क्या कैपिटल स्ट्रक्चर का मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं फर्क पड़ता है, उन दोनों में कोई कोरिलेशन है या नहीं है, उनमें कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। तो एनआई अप्रोच, दैट इज नेट इनकम अप्रोच, और ट्रेडिशनल अप्रोच, ये 2 अप्रोचेस कहती हैं कि यस देयर इज अ रिलेशन, देयर इज अ कोरिलेशन, और फर्क पड़ता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का आपने कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया है, डेट इक्विटी का आपका क्या मिक्स है, इससे मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म पे फर्क पड़ता है। एंड बाय डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर यू कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। ये दोनों थेरीज कहती हैं। अजम्पशंस भी इसलिए सिमिलर हैं, लगभग दोनों थेरीज ऑलमोस्ट सेम है। और 2 थेरीज ऐसी हैं जो कहती है नहीं भैया, कैपिटल स्ट्रक्चर अपनी जगह है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म में कोई लेना देना नहीं है। उनका स्ट्रेट अवे कहना है कि कोई लेना देना नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज नॉट रेलेवेंट इन डिसाइडिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। तो वो 2 थेरीज हैं, एनओआई अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एंड एमएम अप्रोच, मोडिग्लानी मिलर अप्रोच। क्लियर है? तो 2 थेरीज कहती हैं, सपोर्ट करती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को कि वो रेलेवेंट है, और 2 थेरीज कहती हैं कि वो इररेलेवेंट है। दोनों थेरीज मतलब सिमिलर हैं, एनओआई और ट्रेडिशनल सिमिलर हैं, सिमिलर अजम्पशंस हैं, इसलिए उनका आउटपुट भी सिमिलर है। एनओआई अप्रोच और मोडिग्लानी मिलर अप्रोच भी लगभग सिमिलर है दोनों का, इसीलिए जो आउटपुट है, जो कंक्लूजन है, वो सेम है। अब ये क्या कहती है, क्या अजम्पशंस हैं, अब एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच, ठीक है, ये क्या कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट है। बाय डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर यू कैन इन्फ्लुएंस और यू कैन मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म, ऐसा उनका कहना है। अब ये कैसे पॉसिबल है, कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर से मार्केट वैल्यू अफेक्ट होती है, कैसे आप डेट कंपोनेंट को कम ज्यादा करके मार्केट वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हो। क्लियर है? तो सबसे पहले इनके अजम्पशंस क्या हो, ध्यान दो। सबसे पहले इनका कहना है कि यार 2 सोर्सेस हैं, फंड्स के 2 ही सोर्सेस हैं, डेट और इक्विटी। ठीक है, तो काफी बच्चे मुझे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, काफी बच्चे मुझे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर इसमें प्रेफरेंस आ गया तो क्या होगा, वो तो आपने बताया ही नहीं, या ये तो है ही नहीं, ऐसे क्वेश्चंस ही नहीं है। अरे वो इसीलिए नहीं है क्योंकि थ्योरी के अजम्पशन ही ऐसे हैं। उन्होंने 2 ही सोर्सेस माने हैं, डेट और इक्विटी, तो और कुछ एलिमेंट आ ही नहीं सकता। क्लियर है? अब उन्होंने कहा है कि हमेशा कॉस्ट ऑफ डेट विल बी लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नॉर्मली यही होता है, तो ये कोई इलॉजिकल अजम्पशन नहीं है, ये नॉर्मल ही अजम्पशन होता है कि केडी हमेशा कम होता है और केई कंपैरेटिवली ज्यादा ही होता है। क्लियर है? फिर एक इन्होंने अजम्पशन लिया है कि केडी और केई ये कॉस्ट वाइज कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट होंगे का मतलब क्या है कि कितना भी अमाउंट ले लो, अगर मैं डेट ले रहा हूं, जैसे मैं डेट लेते जा रहा हूं, मैं डेट को बढ़ाते जा रहा हूं, तो जो मेरा कॉस्ट ऑफ डेट है, जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इंक्रीमेंटल बोरोइंग में बढ़ेगा नहीं। अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो मैं 10% पे जितनी डेट चाहूं ले सकता हूं।
इंक्रीमेंटल डेट का रेट 10% ही होगा, वो और बढ़ेगा नहीं, जबकि रियल लाइफ में बढ़ता है। तो ये अजम्पशन थोड़ा सा गलत है, और इसी अजम्पशन को NOI जो नेक्स्ट अप्रोच हम पढ़ेंगे वो इसी अजम्पशन को चैलेंज करते हैं, इसी के बेसिस पे उनका कंक्लूजन बदल जाता है। ठीक है, तो ये इनका कहना है कि जितना भी इक्विटी लो, इक्विटी का कॉस्ट सेम रहेगा, जितना भी डेट लो, डेट का कॉस्ट सेम रहेगा। मतलब वो इंक्रीमेंटल बोरोइंग से आगे बढ़ते नहीं जाएगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। आप कितना भी अमाउंट ऐड लेस करो, कितना भी अमाउंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो इंडिविजुअल जो उनके कॉस्ट है वो पर रुपी कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये 3 मेजर अजम्पशंस है, आई थिंक सो। ठीक है, डेट इक्विटी 2 है, डेट का कॉस्ट कम होगा इक्विटी से, और ये दोनों इंडिविजुअली कांस्टेंट है। ठीक है, अभी इतना याद आ रहा है तो इतना ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका डायग्राम आता है, यहां आता है आपका डेट और यहां आता है कॉस्ट। ठीक है, तो इनका कहना है कि केडी तो मेरा कांस्टेंट है, केडी सबसे कम होता है, कॉस्ट ऑफ डेट सबसे कम होता है, क्योंकि डेट में आपको पता ही है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, नॉर्मली वो सिक्योर्ड भी होते हैं, तो रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम ही मिलता है, तो आपको पता ही होगा बेसिक। तो कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट होगा, पैरेलल होगा, वो कितना भी डेट बढ़ा लो, कितना भी डेट बढ़ा लो, कॉस्ट सेम ही रहेगी। तो केडी कांस्टेंट का मतलब ही है कि वो पैरेलल होगी, डेट की जो लाइन होगी वो पैरेलल आएगी, वो बढ़ेगी नहीं। कितना भी आप डेट का परसेंटेज बढ़ा दो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, वो कांस्टेंट ही होगी। ठीक है, और फिर केई भी उन्होंने क्या कहा है कि केई चलो डेट से ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ये जो केडी का लाइन है उसके ऊपर ही आएगी। समझ में आ रहा है क्या? केडी की लाइन उसके नीचे केई नहीं आ सकता, यही अपन ने सेकेंड अजम्पशन पढ़ा है कि केडी इज ऑलवेज लेस देन केई। तो जो लाइन आप ड्रॉ करोगे केई की, वो हमेशा केडी के ऊपर ही आएगी। क्लियर है? तो यहां कहीं सपोज अगर केई आया तो इसमें ध्यान दो, देखो केई केडी से ज्यादा भी है, एक चीज क्या प्रूव हो गई कि केई इज मोर देन केडी, और दूसरा केई भी देखो कांस्टेंट है। जितना भी डेट बढ़ा लो, बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंटल डेट, बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंटल डेट इक्विटी का कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। ये भी रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर आप डेट बहुत ज्यादा लेते रहोगे, देते जाओगे, आपका लेवरेज बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा, तो सर इक्विटी का कॉस्ट बढ़ते जाता है, क्योंकि इक्विटी का कॉस्ट आप क्या लेते हो सर? एक्सपेक्टेशन। याद आ रहा है? पढ़ चुके हैं अपन लास्ट लेक्चर में कि इक्विटी का जो कॉस्ट होता है वो कैसे लिया जाता है? एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। अब मुझे बताओ, उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ नहीं जाएगी? जितना रिस्क आप बढ़ाओगे, डेट का मतलब क्या है? रिस्क। आप इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ाते जा रहे हो, आपकी जो भी कमाई आ रही है उसमें से ज्यादा अमाउंट इंटरेस्ट पे जा रहा है, तो भैया इक्विटी वाले की टेंशन बढ़ेगी नहीं क्या? तो उनका रिस्क परसेप्शन बढ़ जाएगा, तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ते जाएगी। रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, पर इन्होंने ये इलॉजिकल अजम्पशन लिया हुआ है कि बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंटल डेट इक्विटी के कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। कन्वीनियंस के लिए इन्होंने ऐसा अजम्पशन ले लिया है। ठीक है, तो केडी केई। तो अब मेरा जो केओ है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो अपन ने पढ़ा है WACC, केओ का जब मैं केओ कहूंगा, केओ का मतलब क्या है सर? WACC। और WACC हम पढ़ चुके हैं, WACC हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए देखो ध्यान दो, कनेक्शन होता है, कनेक्शन होता है, तो आपको कनेक्शंस पता होने चाहिए। तो WACC इसलिए पहले आपको पता होना चाहिए, ताकि केओ आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो केओ का मतलब ही होता है WACC, मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपका इंडिविजुअल कॉस्ट इनटू उसका वेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, इंडिविजुअल कॉस्ट इनटू उसका वेटेज इन द ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हम पिछले पार्ट में सब निकाल चुके हैं। क्लियर है? चलिए, तो वो कैसे होगा? अब वो क्या होगा? अब हम क्या बढ़ा रहे हैं? क्या कंपोनेंट चेंज हो रहा है? डेट हम बढ़ाते जा रहे हैं, और डेट का कॉस्ट इक्विटी के कॉस्ट से कम है, वो तो अजम्पशन ही है। तो जैसे जैसे आप कम वाले कॉस्ट का प्रपोर्शन बढ़ाते जाओगे, ओवरऑल कॉस्ट कम होते जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट कम होते जाएगा। तो वो लाइन यहां से स्टार्ट होगी, ये लाइन यहां से स्टार्ट होगी। क्यों सर? अगर मेरा डेट जीरो है, मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर में सपोज डेट जीरो है, पूरा का पूरा 100% इक्विटी है, तो मेरा केई और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम ही होगा। अगर मेरा डेट जीरो है तो मेरा केओ विल ऑलवेज बी इक्वल टू केई। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां से वो स्टार्ट होगा। अब अगर आप समझ रहे हो कि चलो कुछ ना कुछ डेट होगा ही होगा, तो वो यहां कहीं से स्टार्ट होगा, तो वो धीरे 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 कम होगा और वो डेट की तरफ बढ़ते जाएगा। आए ख्याल में? तो ये ऐसे डिक्रीज होते जाएगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है?
क्योंकि आप कम कॉस्ट का कंपोनेंट बढ़ाते जा रहे हो, कम कॉस्ट का कंपोनेंट बढ़ाते जा रहे हो और हायर कॉस्ट यानी कि इक्विटी का कंपोनेंट आप कम करते जा रहे हो, तो इससे क्या होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट कम होते जाएगा। और ऐसा ही इन्होंने कहा है कि जहां पे आप कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो, वहीं पे कॉस्ट मैक्सिमाइज हो जाएगी। जहां पे केओ मिनिमम है वहां मार्केट वैल्यू मैक्सिमम है, उल्टा होता है, कॉस्ट सबसे कम तो मार्केट वैल्यू सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये पूरा आपका एनआई अप्रोच है, नेट इनकम अप्रोच ये कहता है। क्लियर है? अब ध्यान दो, अब मैं इसका फ्लो बता रहा हूं, फ्लो ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फ्लो पता होना चाहिए कि क्या दिया है और क्या निकालना है, क्या दिया है, क्या कांस्टेंट है और क्या निकालना है। तो एनआई अप्रोच क्या कहता है, एनआई अप्रोच क्या कहता है कि केडी आप निकालोगे, केई आप निकालोगे और दोनों को वेटेड एवरेज लेके आप केओ निकालोगे। बरोबर, केओ कांस्टेंट नहीं है, केओ यहां पे कांस्टेंट नहीं है, ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट नहीं है, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो केडी और केई से ही निकलेगी और केडी और केई इंडिविजुअली कांस्टेंट रहेंगे, इंक्रीमेंटल बोरिंग से वो बढ़ेंगे नहीं, वो उनका जो 1 रुपी का जो कॉस्ट है वो 1 रुपी का कॉस्ट कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ऐसा उनका कहना है कि वेटेड एवरेज निकाल के केओ निकलेगा। ठीक है, तो वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, तो केडी कॉस्ट ऑफ डेट इनटू डेट का जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, जो अपन ने वेटेड एवरेज निकाला ना, याद है, वेट्स निकाला था, डब्ल्यूसीसी में बताया था ना, उसका अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल। डिवाइडेड बाय टोटल का ही मतलब क्या है, डेट प्लस इक्विटी। तो हम डेट को टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डब्बा, ये जो पूरा ये है, ये क्या बताता है, वेट, कि उसका वेट कितना है कैपिटल स्ट्रक्चर में। तो ये आ गया डेट का कॉस्ट प्लस केई इंटू इक्विटी अपॉन डेट प्लस इक्विटी। आ रहा है समझ में? तो ये वही फॉर्मूला है, वही डब्ल्यूसीसी है जो हम निकाल चुके हैं डब्ल्यूसीसी में। ठीक है, ऐसा है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आएगा केओ। क्लियर है? ये फॉर्मूला यूज होता है एनआई अप्रोच में। तो एनआई अप्रोच में क्या होगा, एनआई अप्रोच में आपको इंडिविजुअली डेट का कॉस्ट दिया रहेगा, डेट का प्रपोर्शन या अमाउंट दिया रहेगा जिससे आप वेट निकाल पाओ, और फिर आपको केई भी दिया रहेगा जिससे आप ये निकालोगे। क्लियर है? तो आप, एक और फॉर्मूला होता है इसका, ये कॉस्ट का फॉर्मूला है। अब वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। आए ख्याल में? ये भी एक फॉर्मूला है कि फर्म का वैल्यू कैसे निकलता है, डेट का मार्केट वैल्यू प्लस इक्विटी का मार्केट वैल्यू अगर आप निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगी। क्लियर है? बस यही एनआई अप्रोच में आपको करना है। अब ध्यान दो, अब एज कंपेयर टू दिस एनओआई अप्रोच क्या कहता है, ध्यान दो, नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम। अब इसका भी नाम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, और ये क्या कहता है, इररिलेवेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्म के वैल्यू डिटरमाइन करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई भी टाइप का कैपिटल स्ट्रक्चर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्म की वैल्यू उससे निकलती ही नहीं है। इनका कहना है फर्म की वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर या कॉस्ट यानी कि लेवरेज से निकलती नहीं है, फर्म की वैल्यू कमाई के रेट ऑफ रिटर्न से निकलती है। ठीक है, इनका क्या कहना है कि मार्केट वैल्यू निकलती है एक्सपेक्टेड रिटर्न से, आप कितना कमा सकते हो कमाई से निकलती है, खर्चे से निकलती नहीं है। तो इनका कहना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी कर लो, कोई लेना देना नहीं है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट, अर्निंग पोटेंशियल जो आपका है उससे डिटरमाइन होगा फर्म का वैल्यू। क्लियर है? तो इनका क्या कहना है कि आप डेट इक्विटी कोई भी ले लो, केडी केई का कोई भी मिक्स ले लो। अब इसमें एक और चीज बता दूं कि केडी इन्होंने माना है कि कांस्टेंट है, डेट का कॉस्ट मतलब बढ़ेगा नहीं, मतलब चलो आप जितना भी डेट लो, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख जितने भी आप बोरिंग लोगे, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा। अगर आपने पहले 5 लाख 10% पे लिए तो आगे भी अगर आप जितना भी डेट लोगे 5 लाख 10 लाख 15 लाख, वो आपको 10% पे ही मिलेंगे। तो ये उसका मतलब होता है कि केडी कांस्टेंट है। तो वो एनओआई अप्रोच ने भी माना है कि चलो वो कांस्टेंट है, लेकिन 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 केई को आप कांस्टेंट मान ही नहीं सकते सर, क्योंकि आप डेट बढ़ाते जा रहे हो। पूरी थ्योरी
दोनों की दोनों थ्योरी क्या बोलती है कि डेट कंपोनेंट बढ़ा रहे हैं। अब डेट कंपोनेंट बढ़ाओगे तो इनका कहना है इक्विटी कांस्टेंट रह ही नहीं सकता। इन्वेस्टर रैशनल होते हैं, सबसे बड़ा अजम्पशन तो आपको पता ही है, इन्वेस्टर रैशनल होते हैं, वो पागल थोड़ी होते हैं कि आप डेट बढ़ाते जाओगे और उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज ही नहीं हो रही। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आप इन्वेस्टर को रैशनल मान रहे हो तो रैशनल इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंटल डेट। तो इनका यही कहना है कि के इज नॉट कांस्टेंट, के इज नॉट कांस्टेंट विथ इंक्रीमेंटल बोरोइंग, with incremental leverage borrowing it will increase, it will increase। ठीक है। और इनका बोलना है कि केओ कांस्टेंट है, केओ कांस्टेंट होता है। ये इनका कहना है कि आप कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर ले लो, कितना भी डेट इक्विटी का रेशो ले लो, जितना भी जुगाड़ करना है कर लो, जितना भी मैथमेटिक्स करना है कर लो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट होता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो इनका ये लॉजिक है कि डेट आप बढ़ाते जाओगे, ठीक है। डेट का आप एडवांटेज ले रहे हो क्योंकि डेट का रेट कम है, ये तो आपने अजम्पशन ही लिया है कि केडी इज लेस देन केई, तो डेट का कॉस्ट कम है, तो लॉजिकल है कि आप डेट का कंपोनेंट बढ़ाते जाओ, आपका ओवरऑल कॉस्ट कम होगा। तो उनका कहना है कि डेट से जो आप एडवांटेज ले रहे हो, डेट के वजह से जो आपको फायदा हो रहा है वो ऑफसेट हो जा रहा है, वो नलीफाई हो जा रहा है, क्योंकि जितना डेट से आपको फायदा हो रहा है उतना इक्विटी का एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहा है और दोनों ऑफसेट होके जीरो हो जाएगा। और इसीलिए इनका कहना है कि केओ हमेशा कांस्टेंट होगा। एग्जैक्टली सेम थ्योरी एमएम अप्रोच की भी है। तो जब मैं एनओआई पढ़ा रहा हूं मैं एमएम भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। दोनों सेम कहते हैं कि केई कांस्टेंट होता ही नहीं है, केई डेट की वजह से बढ़ते जाएगा। जितना एडवांटेज आप केडी की वजह से लोगे, केडी का एडवांटेज विल बी नलीफाइड बाय इंक्रीज इन द केई, और इसीलिए ओवरऑल कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट होगी। क्लियर है? चलिए सर, तो इसका डायग्राम कैसे बनता है? इसका भी केडी ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट और एकदम नीचे रहेगा। अब इनका जो केओ है वो कांस्टेंट रहेगा। ध्यान दो, यहां केओ है, केई नहीं है, क्या है? केओ है। उनका कहना है केओ विल बी कांस्टेंट। तो सर इक्विटी का क्या होगा? तो इक्विटी का इनका कहना है कि इक्विटी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, क्योंकि इक्विटी ज्यादा है और डेट नीचे है, तो इनका वेटेड एवरेज ऐसा कांस्टेंट होगा। तो जितना एडवांटेज, जितना लेवरेज का बेनिफिट आप डेट से ले रहे हो वो ऑफसेट होते जा रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द केई, और इसीलिए आपका जो वेटेड एवरेज है वो कांस्टेंट ही रहेगा, ऐसा इनका बोलना है। क्लियर है? तो ये पूरा कंसेप्ट है, ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट है। तो अब क्वेश्चन में क्या होगा, मुद्दे की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या होगा? तो आपको केओ दिया रहेगा, इसमें केओ कांस्टेंट होता है और इसमें आपको केओ दिया रहता है, और एनआई में केओ निकालना पड़ता है, बराबर। तो इससे भी आप जज कर सकते हो कि कौन सी मेथड का क्वेश्चन है। तो यहां केओ दिया रहेगा, केओ दिया रहेगा, केओ से आप ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हो, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? केओ इज इक्वल टू ईबीआईटी, पूरे फर्म का प्रॉफिट क्या होता है? ईबीआईटी, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय आपका मार्केट वैल्यू इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है। इसको घुमा के जैसा यूज करना है कर लो, ऐसे भी घुमा सकते हो कि मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? ईबीआईटी अपॉन केओ, ऐसा भी इसको ले सकते हो, ठीक है। बस आपको बेस ध्यान रखना है कि केओ के लिए कौन सा प्रॉफिट लूंगा सर मैं? ईबीआईटी। केओ के लिए कौन सा बेनिफिट पर अर्निंग लूंगा? ईबीआईटी। और अगर केई के लिए मेरे को अर्निंग लेनी है तो वो क्या लूंगा मैं? अर्निंग बिफोर टैक्स। अब टैक्स तो इसमें होता नहीं है, नो टैक्सेस का अजम्पशन है, और प्रेफरेंस शेयर्स होते नहीं है, तो जो अपना ईबीटी होता है बस इंटरेस्ट माइनस कर देना है। बेस बस आपने गड़बड़ ली तो आपका आंसर गलत आएगा कि जब भी मैं केओ यूज करूंगा फॉर ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म, मुझे कौन सा प्रॉफिट लेना है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम। इसलिए नाम उसका क्या है? नेट ऑपरेटिंग इनकम। उनका कहना है कि ऑपरेटिंग इनकम से ही वैल्यू निकल जाती है, ऑपरेटिंग इनकम के बाद क्या होता है उससे कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए अप्रोच का नाम क्या है? नेट ऑपरेटिंग इनकम। उनका कहना है मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम, उसके बाद का कोई रेलेवेंट रहता भी नहीं है। वो कैसे आप बांटते हो, कितना डेट वाले को देते हो, कितना इक्विटी वाले को देते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो उनका कहना है, इसीलिए तो उन्होंने नाम रखा है। समझ रहा है? तो ऐसा है। तो बस ये बेस आपने पकड़ लिया ना, और कोई गलती नहीं हो सकती आपसे, ठीक है। तो इसका फ्लो समझो
एनओआई अप्रोच में क्या होगा, आपको ओवरऑल कॉस्ट दिया रहेगा, ओवरऑल कॉस्ट से आप ओवरऑल वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। फिर ओवरऑल वैल्यू से मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म से अगर मैं माइनस कर लूंगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, डेट की वैल्यू तो पता ही रहती है ना, डेट की वैल्यू में कुछ फॉर्मूला होता नहीं है, तो आपका मिल जाएगा आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से आप निकालोगे केई, क्योंकि केई यहां पे चेंज हो रहा है, समझ रहे हो, यहां केई चेंज हो रहा है, तो केई को हम लेते हैं एज अ बैलेंसिंग फिगर, केई को हम निकालते हैं एज अ बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि वो कितना बढ़ रहा है वो हमको पता नहीं होता, कितना बढ़ रहा है वो हमको पता नहीं होता है। और एनआई अप्रोच जब आप लिखोगे पढ़ोगे तो एनआई अप्रोच में केई दिया रहता है, तो काफी बच्चे आर्ग्यू करते हैं ये मेथड कौन सी है, डेटा देख के आप समझ सकते हो, केई अगर उन्होंने दे दिया है तो वो तो एनआई अप्रोच होगी, क्योंकि केई तो आपको यहां निकालना पड़ता है, केई इज द बैलेंसिंग फिगर, समझ में आ रहा है क्या। तो ये पूरा कंसेप्ट है आपका एनओआई, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। 21 मिनट्स लग गए सिर्फ थ्योरी समझाते समझाते, ठीक है। चलिए अब मैं एमएम अप्रोच भी बता देता हूं, कुछ नया नहीं है एमएम अप्रोच में, एमएम अप्रोच उसी के आगे का है, तो उन्होंने वही बताया है जो एनओआई में लिखा हुआ है कि यार केई कांस्टेंट नहीं होता, केई बढ़ते जाएगा, तो उनका बोलना है कि वैल्यू कैसे निकलेगी, वैल्यू कैसे निकलेगी वो भी उन्होंने बताया कि भैया आपका जो फर्म की अर्निंग है दैट इज ईबीआईटी, उसको आप डिवाइड करो एक्सपेक्टेड रिटर्न से, तो एमएम ने बताया कि कैसे निकालो वैल्यू, कैसे निकालो, ठीक है। तो कॉस्ट के बारे में वो बोलते ही नहीं है कुछ, कि कॉस्ट उनका बोलना है कि इररिलेवेंट है, तो भैया वैल्यू निकलेगी कैसे वो भी तो बताओ ना, तो उन्होंने वो बताया कि पूरी फर्म की अर्निंग ले लो ईबीआईटी, उसको सीधे एक्सपेक्टेड रेट और एक्सपेक्टेड रिटर्न से डिवाइड कर लो, आपकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी। तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि देखो कॉस्ट तो मैंने यूज ही नहीं किया, कॉस्ट का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर रेलेवेंट नहीं है, क्लियर है। तो इसमें कुछ खास है नहीं, इससे ज्यादा डिटेल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं प्रैक्टिकल के हिसाब से बता रहा हूं भाई, और भी चीजें होंगी आई नो, बट प्रैक्टिकल के लिए इतना काम का है, ठीक है। ये सबके इमेजेस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आई होप आप टेलीग्राम चैनल पे आ चुके हो, नहीं भी आए होंगे तो आज आ जाओगे, कमेंट बॉक्स में इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा और आप टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, ये सारे इमेजेस मैं उसमें पोस्ट करते जाऊंगा। चलिए सर बढ़े आगे, आ जाइए सर क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन पे आ जाइए सर, कैलकुलेटर उठा लो, कैलकुलेटर उठा लो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, फ्लो समझ में आ गया, ठीक है, फ्लो में बार बार रिकॉल करवाऊंगा आपको। चलिए एनआई अप्रोच, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ एमएनपी लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द एनआई अप्रोच, ठीक है, दिया हुआ है एनआई अप्रोच है। द कंपनी एक्सपेक्ट्स नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 80,000, नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है सर, ईबीआईटी, ध्यान दो नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, ईबीआईटी, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर इनकम ऑपरेटिंग है मतलब नॉन ऑपरेटिंग आइटम अभी माइनस नहीं हुए हैं, बेसिक्स ध्यान दो, बेसिक्स, ऑपरेटिंग इनकम मतलब सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम यानी ग्रॉस इनकम से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हुए हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस हुए होंगे, अभी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स माइनस नहीं हुए हैं, तो ये कौन सा अर्निंग होगा, ईबीआईटी, इसमें से इंटरेस्ट अभी माइनस होना बाकी है, टैक्स तो इसमें होता नहीं थ्योरी में, बट हम जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं लेवरेज में, मैं उसको करस्पॉन्डिंग करके बता रहा हूं, तो जो हम लेवरेज में पढ़ते हैं वो ईबीआईटी है ये, ठीक है। फिर अलग से दिया है कि मेरे 2 लाख का डिबेंचर है, 2 लाख का, और बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम ही होती है, डिबेंचर में मैंने आपको ऑलरेडी लेवरेज में बता दिया है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, 8%, 2 लाख के मेरे डिबेंचर्स हैं, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है, देखो इक्विटी का रेट दिया हुआ है, एनआई अप्रोच में वो पता होता है, क्या नहीं पता होता है, केओ, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म नहीं पता होता है और केओ नहीं पता होता है, केडी केई इंडिविजुअली पता होता है हमको। तो ये फ्लो समझो, क्वेश्चन का फ्लो समझो, ठीक है। इग्नोर टैक्स वो तो ऑब्वियसली, बोलो अब पूछा क्या है कि वैल्यू ऑफ फर्म क्या है, वैल्यू ऑफ फर्म पूछा है, तो मैंने 2 फॉर्मूले बताए, 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 तरीके से आप निकाल सकते हो, बोलो। एक है कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन केओ, अब इसमें केओ दिया ही नहीं है, केओ दिया ही नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे, नहीं तो पहले आपको केओ निकालना पड़ेगा, दोनों के इंडिविजुअल कॉस्ट निकालो, फिर उसका वेटेड एवरेज निकालो, फिर वो सब करो। अब मुझे बताओ वेट्स तो दिए ही नहीं है, इक्विटी कितना है दिया है क्या आपको, डेट दिया है 2 लाख है, अरे पर इक्विटी थोड़ी दिया है मेरे को कि उसका
वेट क्या है, वेट निकालने के लिए कुछ डेटा ही नहीं दिया, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, समझो बात को, ठीक है। पर है, अगर डेटा बदल जाए तो ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। अब दूसरा फॉर्मूला यूज होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू, जो मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डेटा जो दिया है उसके हिसाब से। डेट का तो दिया ही हुआ है 2 लाख रुपए, आपको सिर्फ क्या लेना है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब बताओ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए मुझे बताओ कौन सा प्रॉफिट लेंगे, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट यानी कि ईबीटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट यानी कि ईबीटी डिवाइडेड बाय केई जो कि दिया हुआ है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। बोलो ईबीआईटी कितना है जो दिया है, ऑपरेटिंग इनकम वो है 80,000 माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं सर, फेस वैल्यू 2 लाख इंटू 8% यानी कि 16,000, यानी कि 16,000। तो 80,000 माइनस 16,000 वो आएगा 64,000। 64,000 डिवाइडेड बाय 10% दैट कम्स टू 6,40,000। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये इक्विटी हुआ, ये इक्विटी हुआ। ऑप्शन में वैसे है भी नहीं। बोलो अब आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो कि बुक वैल्यू जितना ही आप अज्यूम करोगे प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो आपने निकाल लिया 640, तो ये आएगा दोनों मिला के 840। आए ख्याल में, फ्लो समझ में आया क्या, फ्लो समझ में आया। बस फ्लो का ही पूरा गेम है, फ्लो समझ में आ गया तो आपको ये सब फॉर्मूलेस कैसे यूज करने हैं सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए सर सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान दो। ईबीआईटी ऑफ आर लिमिटेड इज 5 लाख, ठीक है। ईबीआईटी मतलब वही नेट ऑपरेटिंग इनकम, 5 लाख रुपए आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम है। एंड कंपनी हैज 10% 20 लाख डिबेंचर, 20 लाख वही बुक वैल्यू है, इसी को आप मार्केट वैल्यू मानोगे, और इंटरेस्ट रेट है 10%। द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दैट इज केई इज 16%, दिया हुआ है देखो केई, तो ये एनआई अप्रोच ही होगी। नहीं भी दिया है तो भी आप खुद बता सकते हो कि एनआई अप्रोच है, ठीक है। कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म एज पर एनआई अप्रोच, इग्नोर टैक्सेशन। बोलो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। डेट की वैल्यू दी हुई है, इक्विटी की वैल्यू निकाल सकते हो, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, केई आपको दिया हुआ है, सेम फैशन में आपको निकालना है। बोलो तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केई। ईबीआईटी है पूरा 5 लाख माइनस इंटरेस्ट, माइनस करो 20 लाख पे 10% यानी कि 2 लाख। 5 लाख माइनस 2 लाख वो आएगा 3 लाख, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 16% दैट कम्स टू 18,75,000। 18,75,000। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म विल बी, बोलो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जो कि हम बुक वैल्यू जितना ही अज्यूम करेंगे 20 लाख, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी वो लेंगे 18,75,000। 18,75,000 क्लियर है। बोलो ऐड करो तो ये आएगा 38,75,000। 38,75,000 आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, सिंपल लग रहा है क्या, अब सिंपल लगना चाहिए। फ्लो समझ में आ गया ना। डेट का वैल्यू दिया रहता है, इक्विटी का वैल्यू आपको निकालना है। इक्विटी का वैल्यू निकालने के लिए आपको इक्विटी की अर्निंग पहले बस एक स्टेप परफॉर्म करके आपको निकालनी होती है, फिर इक्विटी के रेट से डिवाइड करना पड़ता है, तो आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगी, और डेट और इक्विटी की मार्केट वैल्यू मिला के आप मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हो। क्लियर है, आ रहा है क्या, बढ़े आगे। चलिए अब आते हैं सर एनओआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच बोलो, NOI approach. NOI approach. ABC Limited has a net operating income of 1 lakh. It has 5 lakh 6% debentures. देखो सिमिलर डेटा है, क्या फर्क है मैं आपको बताता हूं। द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन, देखो यहां से डायरेक्शन ही बदल जाता है, क्योंकि NOI अप्रोच क्या कहता है कि ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट है, तो इसीलिए वो ओवरऑल कॉस्ट वो देते हैं, उनको वो देना ही पड़ता है क्योंकि वो कांस्टेंट है। हम बैलेंसिंग फिगर किसको लेते हैं, इक्विटी को लेते हैं, तो यहां इक्विटी का कॉस्ट दिया ही नहीं रहेगा, कोई चांस नहीं है। कितनी भी थ्योरेटिकल बातें आप कर लो, कोई चांस नहीं है। ओवरऑल कॉस्ट दिया रहेगा, कॉस्ट ऑफ डेट दिया रहेगा, और आपको बैलेंस करके इक्विटी का कॉस्ट निकालना पड़ता है।
तो एनओआई अप्रोच है, ठीक है। तो यहां ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट दिया है, दैट इज केओ। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू द एनओआई अप्रोच। देखो यहां कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी पड़ती है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे? जो हमने एनआई में किया उसका पूरा उल्टा है, पूरा उल्टा है। हमने क्या किया, डेट का वैल्यू निकाला, इक्विटी का वैल्यू निकाला, फिर जोड़ के मार्केट वैल्यू निकाला ऑफ द फर्म। यहां फर्म का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहां पे हमको पहली स्टेप क्या करनी है, फर्म का वैल्यू निकालना है। दिया नहीं है, मतलब केओ दिया है, केओ से निकालना है। पहला स्टेप वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, सेकेंड स्टेप डेट का वैल्यू माइनस करो तो इक्विटी का वैल्यू मिलेगा। फिर वो जो फॉर्मूला अपन ने एनआई में यूज किया वही यूज करना है। वहां हमने क्या किया, इक्विटी की कॉस्ट से वैल्यू निकाली, यहां उल्टा करना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। एग्जैक्टली उल्टा है, एग्जैक्टली उल्टा है, ठीक है, ध्यान दो। तो पहले केओ दिया हुआ है, तो वो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी। बस बेस ध्यान रखना, यहां माइनस इंटरेस्ट नहीं करना, ये पूरे फर्म का है तो पूरा बिफोर इंटरेस्ट वाला लेंगे। तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ, ईबीआईटी भी दिया हुआ है, केओ भी दिया है, तो आप मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हो। कितना आएगा, 1 लाख आएगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय केओ, दैट इज 10%। तो मेरा पूरा फर्म का वैल्यू कितना है, 10 लैक्स। फर्म का वैल्यू कितना है, 10 लैक्स। डेट का मार्केट वैल्यू तो दिया हुआ है 5 लाख रुपीस, तो यहां से मेरा निकलेगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसको आप बैलेंसिंग फिगर ले लोगे, फर्म का वैल्यू माइनस डेट का वैल्यू। फर्म का वैल्यू है 10 लैक्स, डेट का वैल्यू है 5 लैक्स, तो इक्विटी का वैल्यू भी आएगा 5 लैक्स। अब ध्यान दो, अब आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला यूज करना है, बस उसको थोड़ा घुमाना है, उसको घुमा के यूज करना है। बोलो पहले नॉर्मल फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ। वो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का ही फॉर्मूला है। बोलो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू, जो अभी तक हम यूज करते आए हैं, बोलो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। बस यहां माइनस इंटरेस्ट करना भूलना नहीं है, और कोई गलती आप नहीं कर सकते, ठीक है, डिवाइडेड बाय के। तो अब यहां क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमको पता है, ईबीआईटी दिया हुआ है, इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं, और के ही हमसे पूछा है। इसी फॉर्मूले को घुमाओ, बोलो इक्विटी को उधर लेके जाओ, मार्केट वैल्यू को इधर लेके जाओ, तो यही फॉर्मूला विल बिकम के इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब क्योंकि कॉस्ट निकल रहा है तो इनटू 100 करना भूलना नहीं, ठीक है, बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। बोलो ईबीआईटी दिया हुआ है 1 लाख, माइनस, बोलो ईबीआईटी दिया है 1 लाख, इंटरेस्ट आप निकालो 5 लाख पे 6%, 5 लाख पे 6%, 5 6 30, 30,000 आएगा। 1 लाख माइनस 30,000, 70,000, 70,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। बोलो 70,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो ये आएगा 14%, ये आएगा 14%। आ रहा है 14%, समझ में आ रहा है? पूरा देखो उल्टा है, फ्लो से आपको समझेगा अप्रोच क्या है, ठीक है, दोनों अप्रोचेस में फ्लो ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कहां से कहां जाना है। ब्लैंक शीट मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, ठीक है, ब्लैंक शीट ही लेके बैठे हैं और ये सारे आंसर मेरे साथ साथ लिखते जाएं स्टेप बाय स्टेप। आ रहा है ख्याल में? ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, बाकी आपके ऊपर है। बढ़े आगे, चलिए बोलो अ फर्म एज ईबीआईटी ऑफ 50,000, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज 80,000। अब इसमें रेट नहीं दिया है, ध्यान दो, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 20%, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन है, केओ आपको दिया हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अंडर एनओआई अप्रोच विल बी, अब यहां सीधे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पूछा है, मतलब एक ही स्टेप आपको परफॉर्म करनी है, इक्विटी का कॉस्ट पूछा ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी पूछा है, जो कि कैसे निकलता है, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा, केओ से, केओ दिया हुआ है, ईबीआईटी भी दिया हुआ है, ईबीआईटी और केओ से आप क्या निकालोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, और फिर मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म से आप डेट का मार्केट वैल्यू माइनस करोगे। आपको डेट का रेट निकालने की जरूरत नहीं है, इक्विटी का भी रेट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सिर्फ मार्केट वैल्यू पूछी है। तो फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस इक्विटी।
और इसी में से आपको क्या करना है, इक्विटी इज इक्वल टू फर्म मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। डेट का मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, बस फर्म का निकालो। बोलो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू EBIT। बेस क्या आएगा सर, EBIT ही आएगा, और इसमें दिया भी एक ही फिगर है तो आप गलती कर भी नहीं पाओगे। EBIT डिवाइडेड बाय KO। बोलो EBIT है 50,000 डिवाइडेड बाय KO है 20%। बोलो कितना आएगा, 50,000 डिवाइडेड बाय 20%, दैट कम्स टू 2,50,000। बोलो तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू फर्म का मार्केट वैल्यू दैट इज 2,50,000 माइनस डेट का मार्केट वैल्यू दैट इज 80,000, तो ये आएगा 1,70,000। क्लियर है, 1,70,000 आ रहा है क्या? तो सिंपल है, समझने के बाद सब सिंपल लगना चाहिए, ठीक है मेरे हिसाब से। अब आते हैं आगे MM अप्रोच, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है सर, छोटा ही वीडियो है, देखो 40 मिनट में खत्म। चलिए MM अप्रोच क्या कहता है, कॉस्ट का कोई लेना देना ही नहीं, कॉस्ट का लेना देना ही नहीं, क्योंकि कुछ देखो दिया भी नहीं है। अ कंपनी PQR लिमिटेड हैज EBIT ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, EBIT ऑफ 2 लाख, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है 12%। बस दो ही फिगर चाहिए होते हैं, दोनों दिए हैं, बस डिवाइड करके आंसर निकाल लो। MM अप्रोच और कुछ बोलता ही नहीं। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फर्म अकॉर्डिंग टू MM थ्योरी। बोलो फॉर्मूला क्या था, EBIT अपॉन एक्सपेक्टेड रिटर्न। बोलो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 12%, यह आएगा 16,66,667, 16,66,667 आ रहा है। तो ऐसा है, सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, आ रहा है ख्याल में। तो ये था पूरा आपका अप्रोच और अप्रोच बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, इजी है। मैंने थ्योरी भी पूरी आपको पढ़ा दी साथ साथ में, और उसके डायग्राम भी बता दिए, अजम्पशंस भी बता दिए। और MM में मैं ज़्यादा डिटेल में गया नहीं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल के हिसाब से बता रहा हूँ। MM में थ्योरी अच्छी खासी है, थ्योरी है, बट वी आर फोकसिंग ऑन प्रैक्टिकल, ठीक है। मैं नहीं चाहता मैं डायरेक्शन बदल जाऊँ, ठीक है। चलिए सर, तो ये था आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे मेरी स्पीड बढ़ेगी। एक आध दिन कभी टाइम ज़्यादा मिल गया तो ज़्यादा रिकॉर्ड करके एक साथ भी मैं दे दूंगा। तो कुछ बच्चे टेंशन ले रहे हैं कि सर ये सीरीज़ कंप्लीट कब होगी। बेटा मेरे हाथ में नहीं है, मेरे को जितना टाइम है मैं आपको दे रहा हूँ, जितना मेरे पास टाइम मिल रहा है मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें अगर आप शक करोगे तो अपने रिश्ते में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो भरोसा रखो, जितना मैं करा रहा हूँ, जितना जल्दी मेरे से हो सकता है मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आज का आपका सेशन है, कल आगे बढ़ेंगे। बीच में एक आध दिन मेरे पास ज़्यादा टाइम मिला तो मैं 2 घंटे रिकॉर्ड करके हो सकता है एक आध पूरा चैप्टर एक साथ में आपको दे दूं, नोबडी नोज, ठीक है। संडे भी आ रहा है तो देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी, थोड़ी बहुत जितनी मैंने पढ़ाई, और उसके प्रैक्टिकल MCQ, ठीक है। कल अपन आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।